हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नेम है पीपल एज रिसोर्स। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने जो मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कराया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जा कर के इसको आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो आपने देखना है, फिर आपने इस चैप्टर को देखना है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमने देखा था कि अगर हमें कुछ प्रोडक्शन करनी हो, प्रोडक्शन इन द सेंस अगर हमें कोई फैक्ट्री लगानी है या हमें कोई एग्रीकल्चर करना है, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट थे। जो वो 4 फैक्टर थे, उन 4 में से 3 फैक्टर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, यानी कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, और जो 4th फैक्टर है उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो वो 4 फैक्टर थे कौन से, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। लैंड, अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? लैंड। ज़मीन होगी तभी कोई ना कोई काम होगा, तो ज़मीन या लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास लैंड आ गई, ठीक है, तो आपको लेबर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे, लेबर होंगी, वो चाहिए। फिर फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल बताया था पैसा, ठीक है। फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट बताए थे, एक पैसा तो वो जिससे आपने कोई मशीन खरीद ली, एक पैसा वो जो आपके पास कैश में पड़ा है, ठीक है। चौथा फैक्टर बताया था ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वो स्किल्ड बंदे हैं, वो नॉलेजेबल बंदे हैं जो फैक्ट्री को चलाएंगे। लैंड वहीं रहेगी, लेबर वर्क क्लास, ठीक है। फिजिकल कैपिटल पैसा। नंबर 4 पे था ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो कौन सिखाएगा कि इस काम को ऐसे करना है? तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो 4th फैक्टर क्या था? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल यानी कि पीपल एज रिसोर्स, इस चैप्टर को हम इसी में पढ़ेंगे कि पीपल्स को, ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स हम कैसे सीखेंगे। सो पीपल एज अ रिसोर्स, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को एज अ रिसोर्स समझ रहे हैं, तो रिसोर्स देखो, रिसोर्स 2 तरह का हो सकता है, या तो वो एसेट होगा या वो लायबिलिटी। अब ये एसेट और लायबिलिटी क्या है, और जो पीपल्स हैं वो क्या है? वो पॉपुलेशन। समझना, लोग क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं ना, लोगों से पॉपुलेशन बनती है। सो जो पॉपुलेशन है वो उसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एसेट हो सकता है या लायबिलिटी। अब एसेट क्या चीज़ है? एसेट वो चीज़ होती है जो आपको पैसा कमा करके दे। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइवर है, उसके पास एक गाड़ी है, ठीक है। वो उस गाड़ी से पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। तो वो उससे क्या कमा रहा है? पैसा कमा रहा है ना। अभी वो उससे पैसा कमा रहा है, बट एक बार वो खराब होनी स्टार्ट हो गई, फिर वो बार बार खराब होती जा रही है, खराब हो रही है, बार बार खराब हो रही है। जितना वो पैसा कमा रहा है उसको ठीक कराने में उस पर खर्च कर रहा है, ठीक है। तो जब उसकी जेब से पैसे जाने लगेंगे तब वो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। अदरवाइज उससे पहले वो क्या थी? एसेट थी। तो पहले हम समझते हैं कि पॉपुलेशन एसेट कब होती है और पॉपुलेशन लायबिलिटी कब होती है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। वो रिसोर्स हैं लोग जिससे हम कुछ आउटपुट लेंगे। इस चीज़ को हम एक कंट्री से भी रिलेट करेंगे, इस चीज़ से हम किसी घर को भी रिलेट करेंगे। अभी समझ लेते हैं फिर से एक बार, एसेट और लायबिलिटी आपको समझ आ गया आई थिंक, है ना। तो एसेट तो वो है जो आपको इनकम देगी, इनकम जिससे मिलेगी, और यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो खर्च होगी, जाएगी। देखो, अब पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन एसेट होती है और कौन सी पॉपुलेशन लायबिलिटी होती है? वो पॉपुलेशन एसेट होती है जो एजुकेटेड होती है, जो हेल्दी होती है, ठीक है, और जो एम्प्लॉयड होती है, यानी कि पैसा कमा रही होती है। तो पॉपुलेशन जो कि एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, हेल्थ अच्छी है और वो काम भी कर रही है, तो वो एज अ एसेट या एज अ रिसोर्स काम आएगी किसी एक कंट्री के। फॉर एग्जांपल कोई घर है, ठीक है, वो जो घर है उसमें जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, ठीक है। जो उनके बच्चे हैं, अब जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाई की वैल्यू का पता भी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है।
तो जब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो उनके बच्चे जो भी काम करेंगे, लेबर काम करेंगे, वो 100, 200, 300 रुपये कमाते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स कमा रहे थे वैसे उनके बच्चे कमाते हैं। इसके अपोजिट एक और लेबर है, बट वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, तो वो पढ़ाई की वैल्यू को समझती है, तो वो अपने बच्चों को ना काम पे नहीं भेजती, वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, वो लेबर। तो वो लेबर जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद देखो, जो पहले वाली लेबर थी उन्होंने तो उससे पैसा कमाने की सोची, दूसरे वाली लेबर ने सोचा कि मैं इनसे कोई पैसा नहीं कमाऊंगा, ठीक है, मैं इनको स्कूल भेजूंगा। तो जब वो स्कूल जा रहे थे तो इन फ्यूचर, एकदम नहीं, थोड़े टाइम के बाद, 10-20 साल के बाद, जब वो बच्चे पढ़ाई कर लिए, उसके बाद वो स्किल्ड हो गए, उनको नॉलेज आ गई, तो जब वो पढ़े लिखे हो गए तो जो वो पैसा कमाएंगे वो लेबर के बच्चों से ज़्यादा कमाएंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो क्योंकि वो लेबर क्लास के बच्चों से जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो वो क्या हो गए, एसेट। इसके उल्टा वो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो एक तरह की लायबिलिटी हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे जितने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो समझ रहे हो? अगर हम किसी कंट्री की बात करें, किसी कंट्री में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो कंट्री के लिए इनकम जनरेट करते हैं, अपने लिए तो पैसा कमाते ही कमाते हैं, पर वो कंट्री की जो ग्रोथ है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं खुद पैसा कमा रहा हूँ तो मेरी कंट्री को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरे होते हैं हेल्दी बंदे, एजुकेटेड भी हैं और हेल्दी भी हैं। जो बंदे हेल्दी हैं, हेल्दी का मतलब ये है कि वो पूरा टाइम काम करेगा, अच्छे से वो काम करेगा। जब वो अच्छे से काम करेगा तो कंट्री को उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, कंट्री के लिए एक रिसोर्स होगा। और अगर वो एम्प्लॉयड है तब तो है ही है। तो यानी कि जब ये तीनों चीज़ें कहीं पे आ जाएं तब तो वो बन जाती हैं किसी कंट्री के लिए एसेट, बट जब ये चीज़ें नहीं आती हैं तो वो एक कंट्री के लिए क्या बन जाती हैं, लायबिलिटी। क्योंकि अभी हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, पीपल एज अ रिसोर्स, इसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जब लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, और जब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तब क्या होता है। जितनी भी कंट्री डेवलप्ड हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका, या फिर इंग्लैंड, या फिर यूरोप में जो भी हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो भी आप देख लो, उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एजुकेशन। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं तो पूरी कंट्री की ग्रोथ में वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके उल्टा जो एजुकेटेड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कम पैसा कमाते हैं। ठीक है, कम पैसा कमाते हैं, अनहेल्दी रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, उन्हें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं पता रहता, तो इसलिए वो अनहेल्दी हो जाते हैं। और अनहेल्दी होने के बाद वो अपने घर पे भी बोझ बन जाते हैं और कंट्री पे भी वो एक लायबिलिटी बनते हैं। सो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर ये तीनों चीज़ें हैं तब वो एसेट हैं, और जब ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तब क्या हैं, वो लायबिलिटीज़ हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती हैं। ठीक है, अब अगर एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, अगर एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना अभी कि एक लेबर क्लास ने अपने बच्चों को पढ़ाया था, तो इन फ्यूचर में जा कर के उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। तो अभी देखो, आपको पता है कि हमारे फादर या मदर बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, उसको एफडी बोलते हैं, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं, ताकि पैसा बढ़ के मिले, पैसा इंक्रीज होके मिले। ठीक है, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि इसको फ्यूचर में सेल कर देंगे ज़्यादा पैसों में, किस लिए, ग्रोथ के लिए। इसी तरह से अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको हाई रिटर्न्स देगी और अच्छी आउटपुट देगी, अच्छा पैसा देगी। राइट स्टूडेंट्स? तो ठीक है, तो अभी इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1960s में आया था, 1960 के आसपास आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में था क्या, उसमें जो स्किल थी, जो लोगों की नॉलेज थी, है ना, कि हमें ये बीज लेने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये वाली खाद डालनी चाहिए, ये फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, तो उसमें लोगों की स्किल
और नॉलेज को यूज किया गया। किसको यूज किया गया? स्किल और नॉलेज को। और हुआ क्या? प्रोडक्शन खेतों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना? क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिमिलरली एजुकेटेड लोगों का भी फ्यूचर में जाकर के ऐसे ही जो है मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे स्टूडेंट्स? और एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे इंडिया किस फील्ड में आ गया पता है आपको? इंडिया आईटी फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इंडिया आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे है। तो आईटी फील्ड में इंडिया बहुत आगे है। तो अब आप सोचो कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, तो उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। कंप्यूटर ही तो लगता है, कंप्यूटर या लैपटॉप, ना तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी कोई मशीनें लगती हैं। ठीक है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। तो चाहिए क्या इसमें? इसमें चाहिए फिर से स्किल या फिर नॉलेज। तो इंडिया के लोगों ने पढ़ाई करी, स्किल और नॉलेज ली आईटी के फील्ड में, विदाउट कोई भी, हमने विदाउट लैंड, विदाउट मशीन, ठीक है, विदाउट मशीन, और बहुत ज़्यादा कोई कैपिटल पैसे भी खर्च नहीं करे। बस इन दोनों के बेसिस पे इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जो आईटी सोर्सेज प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। पूरे वर्ल्ड में इंडियंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो किस बेसिस पे? सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे, है ना? तो एजुकेटेड होने के कारण, स्किल आने के कारण, नॉलेज आने के कारण हमने अपनी पैसे, इनकम इंक्रीज कर ली। क्या सिर्फ हमने अपनी करी? जो आईटी फील्ड का बंदा है, जो बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहा है, तो सैलरी कहाँ पे ले रहा है? वो अपनी कंट्री में ही तो ले रहा है ना, इंडिया में ही तो ले रहा है ना सैलरी। तो जब इंडिया में इतनी ज़्यादा सैलरी ले रहा है तो उससे उसकी तो ग्रोथ हो ही रही है, साथ साथ किसकी ग्रोथ हो रही है? कंट्री की भी ग्रोथ हो रही है। और जो बंदा एजुकेटेड होगा वो हाइजीन का ध्यान रखेगा, क्या खाना है, क्या पीना है, तो वो हेल्दी रहेगा। राइट स्टूडेंट? एम्प्लॉयड तो वो है ही, क्योंकि उसके पास नॉलेज और स्किल है, तो वो एम्प्लॉयड रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पीपल एज अ रिसोर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। इसलिए तो इतना सब कुछ कराने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज मोर सुपीरियर, मोर इंपॉर्टेंट देन लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसकी और इसकी बजाय अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। यानी कि कोई कंट्री अगर अपना बहुत ज़्यादा मशीनरी ना लगाए, बहुत ज़्यादा कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट ना लगाए, बट अपनी पॉपुलेशन को एजुकेटेड कर दे, तो उससे क्या होगा? उससे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, वो एजुकेट तो हो ही रहा है, पैसा भी कमाएगा, कंट्री को भी ग्रोथ मिल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स? तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो एक फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो फार बेटर है, फार सुपीरियर देन लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा वो है। अच्छा, एक कंट्री का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक कंट्री है जापान, जिसे जापान कहते हैं। ठीक है, जो जापान एक कंट्री है, जापान में देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, तो जापान की बात कर रहे हैं हम भाई। जापान है ना? जापान की कैपिटल क्या है वैसे पता है? चलो मुझे कोई टोकना मत, उसकी कैपिटल है टोक्यो। तो जो जापान है ना, तो जापान के बारे में आपको बताता हूँ। जापान के पास कोई बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं थे। जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोई आयरन नहीं है ताकि वो फैक्ट्री लगा सके, बहुत ज़्यादा कोई कोयला नहीं है वो बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन कर सके, कुछ नहीं है वहाँ पे इतना ज़्यादा। है क्या फिर वहाँ भाई? तो आपको एक बात पता है कि जापान कैसी कंट्री है? जापान डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया को भी लोन देती है। छोटी सी कंट्री इतने बड़ी कंट्री को लोन दे रही है, सिर्फ इंडिया को नहीं, वर्ल्ड बैंक में भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बट कैसे? ऐसे भाई, ऐसे क्योंकि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया, ह्यूमन कैपिटल को बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसलिए ह्यूमन कैपिटल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ह्यूमन कैपिटल, लोग, उनकी एजुकेशन, इसलिए क्या हुआ? इसलिए जापान कैसी कंट्री बन गया? जापान बन गया डेवलप्ड कंट्री। राइट स्टूडेंट्स? जापान कैसी कंट्री बन गया? डेवलप्ड कंट्री। अब इस चैप्टर के अंदर एक स्टोरी दे रखी है, उसमें दो बंदों की स्टोरी है। एक का नाम था सकाल, एक का नाम था विलास। एक का नाम था सकाल,
सकल या जो भी आप कह लो, एक का नाम था विलास। सकाल के पेरेंट्स एजुकेटेड थे थोड़े बहुत, और इसके अनएजुकेटेड थे। ठीक है, इसके पेरेंट्स ने सकाल को पढ़ाया, सकाल पढ़ा। विलास, सकाल तो पढ़ा, विलास नहीं पढ़ा। सकाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, सकाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, और ये लेबर बना। सिर्फ किस वजह से? इसके पेरेंट्स ने इसको पढ़ा दिया, इस वजह से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद इसने आगे और प्रोग्रेस करी, कंट्री को भी फ़ायदा दिया, खुद को भी फ़ायदा मिला, अपने पेरेंट्स का भी स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा किया। इसके साथ क्या हुआ? ये अनहेल्दी रहा, पढ़ा भी नहीं, अनहेल्दी रहा, बीमार हो गया, खुद के पास तो पैसा था ही नहीं, अपने ऊपर भी नहीं खर्च सकता था, अपने पेरेंट्स को भी नहीं कुछ ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें दे पाया। तो देख रहे हो, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर भी यही कह रहा है, किसी कंट्री की अगर ग्रोथ करनी है, कोई कंट्री अगर ग्रोथ करना चाहती है, तो उस कंट्री की ग्रोथ में भी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। ठीक है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे कि 4 हैं, उसमें मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स के साथ साथ बताया, स्टोरीज भी बता दी आपको। ठीक है, इससे आगे मैं छोटा चैप्टर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इससे आगे चैप्टर में क्या है? इससे आगे चैप्टर में है कि कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं। कितनी तरह की रहती हैं भाई? 2 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, एक तो मार्केट बेस्ड जो होती हैं, एक नॉन मार्केट बेस्ड होती हैं। जो मार्केट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मार्केट बेस्ड एक्टिविटीज़, यानी कि मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 2 तरह की है, मार्केट बेस्ड और नॉन मार्केट बेस्ड। जो मार्केट बेस्ड रहती हैं ये प्रॉफिट पे काम करती हैं, और जो नॉन मार्केट रहते हैं ये सेल्फ कंजम्पशन पे काम करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन, आप इसको ऐसे रिलेट करो कि जो पढ़े लिखे थे, जिन्हें पता था कुछ, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था, तो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन बढ़ा था, वो प्रोडक्शन जिनका बढ़ा, उन्होंने मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट सेल किया, खेती जो कर रहे थे वो बेचा, तो वो प्रॉफिट कमा रहे थे वहाँ से। इसके उल्टा जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ नहीं किया, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिर्फ, दोनों के पास खेत बराबर है, इसके पास भी 1 एकड़ है, इसके पास भी 1 एकड़ है। ये वाला बंदा जो कि एजुकेटेड है, ये प्रॉफिट भी कमा रहा है, बेच भी रहा है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको पास एजुकेशन नहीं है, वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपने लिए मतलब आउटपुट ले पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की हो सकती हैं। एक होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, एक होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, एक होती हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो एग्रीकल्चर वाली होती हैं। एग्रीकल्चर यानी कि जो बंदे खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, खेतों में काम करते हैं, जिनके पास ज़मीन है, वो कौन सी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं? प्राइमरी सेक्टर वाली। तो प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ आता है डेयरी, ठीक है, ये वाले, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारे के सारे। सेकेंडरी सेक्टर में आता है कौन? इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। पहले सुन लो, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएगा, आप कहोगे कि यस, अब हम कभी नहीं भूलेंगे सर। टर्शरी सेक्टर होता है सर्विसेज, सिर्फ अभी लिखने दो मुझे, यस। तो भाई एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे। किसान है जो कि एग्रीकल्चर करता है, प्राइमरी सेक्टर में है, इसने अपने खेत में गेहूं लगाई, वीट लगाई, ठीक है, वीट पैदा होगी, करेगा क्या? उसको सेल कर दिया इसने। प्राइमरी सेक्टर वाले ने खेतों में वीट लगाई और उसे सेल कर दिया, तो उसने सेल करके अपना काम फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे जो बंदा है, इसने उसका वीट खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? उस गेहूं से 2 चीज़ें बना रहा है। इसने तो वीट पैदा किया और बेच दिया इसको, है ना। अब ये वीट से 2 काम करेगा, एक तो आटा, ठीक है, और दूसरा बिस्किट। आटा और बिस्किट, आटा बनाने के लिए भी मशीन लगेगी, बिस्किट बनाने के लिए बड़ी फैक्ट्री चाहिए, इसके लिए आटा चक्की लगेगी, इसके लिए बड़ी बड़ी कोई मशीन चाहिए बिस्किट बनाने के लिए। तो जब भी कभी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, मशीन्स का यूज़ होगा,
तो वो कौन सा सेक्टर होता है? सेकेंडरी। राइट स्टूडेंट। अब इसके पास बहुत ज़्यादा गेहूं आया, बहुत ज़्यादा आटा है, बहुत ज़्यादा बिस्किट है। अब ये क्या करेगा? ये उसको बेचेगा कहाँ पे? मार्केट में। मार्केट, तो मार्केट में जाने के लिए इसकी फैक्ट्री से मार्केट में दूर दूर तक बिस्किट पहुंचाने हैं, दूर दूर तक आटा भेजना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? गाड़ियाँ चाहिए। तो गाड़ियाँ किस में आती हैं? सर्विसेज। तो ये सर्विसेज देंगी, उसका सामान उठाएंगी, मार्केट तक पहुंचाएंगी। तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं: प्राइमरी एग्रीकल्चर डेयरी, सेकेंडरी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी जहाँ पे सर्विसेज। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग, टर्शरी में आता है, सर्विसेज में आता है। बैंकिंग सर्विसेज में आता है। अभी मैंने एग्जांपल लिया सॉफ्टवेयर सो आईटी सेक्टर, वो भी किस में आता है? सर्विसेज में आता है। एटीएम मशीन्स सर्विसेज, स्कूल्स सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 तरह के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। आई होप आप कभी भूलोगे नहीं। अभी अगर आपको कभी पूछे कि डिफरेंस क्या है, भाई ये एग्जांपल याद रखना। किसान ने गेहूं लगाई, किसी बंदे ने गेहूं खरीद के अपनी कंपनी में वो बनाया, आटा बनाकर बेचा या फिर बिस्किट बना करके बेचा। अब बना करके रख दिया, इतना बड़ा स्टॉक हो गया, इतनी बड़ी कंपनी है। ये थोड़ी वो कि वो वहीं से थोड़ी बेचेगा। लोग तो दूर दूर भी रहते हैं, कोई पास भी रहते हैं। जो दूर रहते हैं उनके लिए वो सर्विसेज लेगा, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज। तो ये सर्विस रहेंगी। ठीक है, ओके। तो अभी हम और देखते हैं कि जब क्या रहता है, जब एजुकेशन नहीं होती, तब होता क्या है? जो बंदे पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, तो उनके साथ जो लेबर क्लास रहती है, वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेबर का मतलब होता है, जैसे जो मेल हैं, जो लेबर क्लास में काम कर रहे हैं, सपोज करके उनको तो मिल रहे हैं 100 रुपीज़ एक डे के। उसके अपोजिट जो फीमेल्स काम कर रही हैं उनको मिल रहे हैं 70 रुपये या 80 रुपये। ऐसा क्यों है? ऐसा एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि हमारे पुराने कल्चर्स हैं। कल्चर क्या कहता है कि भाई फीमेल्स जो हैं घर पे ही काम करेंगी, वो बाहर काम करने नहीं जाएंगी। दूसरी बात, जहाँ पे ये लेबर क्लास काम करते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको अपने राइट्स का भी पता नहीं होता कि भाई मेरी एक दिन की लेबर इतनी बनती है तो मुझे दो, चाहे मैं उसके जितना काम कर रही हूँ तो मुझे पूरे पैसे मिलने चाहिए। राइट? तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। क्यों रहता है? ड्यू टू कल्चर, ओल्ड कल्चर। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है, अनएजुकेटेड। वो अनएजुकेटेड है। तीसरा है अनएजुकेटेड है ये, ठीक है, अनएजुकेटेड। और तीसरा अनअवेयर ऑफ राइट्स, उनको अपने राइट्स नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हमारे अधिकार हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जहाँ पे हम काम करते हैं ना, वहाँ 2 तरह की चीज़ें हैं, 2 तरह के सेक्टर बन जाते हैं। कौन कौन से 2 तरह के सेक्टर हैं भाई? देखो, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहाँ पे हम काम करते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में देखो। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट जॉब। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, अभी समझाता हूँ कैसे। ठीक है। और ये एजुकेटेड रहते हैं, अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुको। ये रहते हैं अनएजुकेटेड, ये रहते हैं स्किल्ड, ये होते हैं लेबर। अब देखो मतलब समझते हैं। देखो भाई, एक कोई फीमेल है, ठीक है, सपोज करके कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो गर्भवती हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। तो वो क्या करेंगी, जब वो बेबी को डिलीवर करने वाली होंगी तो वो छुट्टी ले लेंगी। ठीक है, 6 महीने की छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव उसको बोलते हैं। तो उनको छुट्टी मिल गई क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। ठीक है। और इसके साथ साथ हर संडे उनकी छुट्टी रहेगी, समर वेकेशंस उनको मिलेंगी, जो भी कोई त्यौहार आएगा उस पर भी उनको छुट्टी मिलेगी। इस तरह की जॉब्स को बोलते हैं क्या? ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चलता है। इसके उल्टा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्राइवेट जॉब्स, कोई लेबर क्लास है, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जिस दिन जाएंगे
उसी दिन की सैलरी मिलेगी। इसके उल्टा यहाँ पे उसको 6 महीने की छुट्टी मिल रही है और सैलरी भी मिलेगी। अभी फीमेल की बात कर रहे थे जो प्रेग्नेंट है, 6 महीने की छुट्टी। ये एजुकेटेड है और ये स्किल्ड है, नॉलेजेबल है। ये अनएजुकेटेड है, ये लेबर क्लास है, अनएजुकेटेड है। इनको जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का पैसा मिलेगा, ठीक है। कोई छुट्टी नहीं है, हमारे लिए संडे है, इनके लिए कोई संडे नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कब आते हैं? जब एजुकेशन नहीं होती है तब आते हैं, राइट। अगर एजुकेशन होगी तो स्किल आ जाएगी, जैसे ही स्किल आएगी तब वो अपने लिए ये जगह ढूंढेगा, इसमें काम नहीं करेगा, है ना। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर तभी तो बने हैं, ये फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसको कुछ पता तो है नहीं, ठीक है। तो जितने दिन आएगा उतने दिन के पैसे देंगे। यहाँ पे बंदा बीमार भी है, छुट्टी भी ले रहा है, तब भी पैसे मिल रहे हैं। तो 2 तरह के फैक्टर। तो इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है इंपॉर्टेंट बात कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन अर्निंग प्रॉफिट, इन अर्निंग इनकम। मतलब मैं लिख देता हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयरफॉर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को देख करके पता चलता है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन अर्निंग मनी या फिर प्रॉफिट। अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, तो उस केस में एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अभी आप मैंने जितना कराया आपको समझ आ ही गया होगा। इससे जो नेक्स्ट चीज़ है, इससे जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ आ गया होगा। इसमें जो हमने किया है एजुकेशन के बारे में सारा कुछ पढ़ा है, अभी एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ वगैरह को भी पढ़ेंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हमें पता चलता है, मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन एसेट भी है, पॉपुलेशन लायबिलिटी भी है। तो जो लोग जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो हेल्दी भी रहते हैं, तो वो एक कंट्री की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका पूरे का निचोड़ यही है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।